कैसे हैं बच्चों। आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ना। तो देखिए, हम लोगों ने फिजिक्स में आपके इसके पहले 5 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं ना। और अब हम डायमेंशंस के यूज कर रहे हैं। तो डायमेंशंस के हमने बेसिकली 2 यूज देख लिया। पहला क्या यूज था? पहला यूज था डायमेंशंस का। पहला यूज था डायमेंशंस का कि हम आपका क्या कर रहे हैं, हम आपकी बीमाओं का उपयोग किस किस जगह पे करते हैं। तो पहला यूज था कि हम बीमा का उपयोग उस जगह पे करते हैं जहां पर यदि हमें कोई कुछ चीज हमें दिया हुआ है कि उसका यूज हमें कैसे करना है। जैसे मान लो कि यदि कोई इक्वेशंस दी हुई है, वो इक्वेशंस दी हुई है और आपको पता करना है कि क्या यह जो इक्वेशंस है क्या यह सही है कि नहीं। कैसी सही है? डायमेंशनल रूप से सही है। कैसी सही है? बीमीय रूप से क्या वह राशि आपकी सही है कि नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आपका पहला यूज तो ये हुआ कि ये हम बीमा का उपयोग कहां कर सकते हैं कि आपके पास कोई इक्वेशंस है, उस इक्वेशंस का आपके लिए जो इक्वेशंस दी हुई है क्या वो इक्वेशन सही है या नहीं, उसका बीमीय रूप से क्या उपयोग है, वो हम देख चुके हैं। पहला। दूसरा दूसरा ये था कि यदि आपको कुछ फार्मूले निकालने हैं। दूसरा क्या था कि यदि आपको कुछ फार्मूले निकालने हैं तो उस जगह पर आप कैसे करेंगे। एक मिनट, पिक्सल फट रहे हैं क्या? चलो देखते हैं ना। अब ठीक है, ठीक। तो चलिए ना। तो अब बेसिकली उस पर हमने लास्ट लेक्चर्स पे क्या किए थे कि आपके कुछ फार्मूले हमने बनाए थे जो क्वेश्चंस पे आपके दिए हुए थे। उस पर हमने क्या किए थे? कुछ फार्मूले बनाए थे और उसको हमने क्या किया था? दिया हुआ था। ठीक है, चलिए। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और तो ये हम सारे क्वेश्चंस कर चुके थे ना। चलिए, तो अब बेसिकली अब हम क्या करेंगे, अब हम बीमा के तीसरे उपयोग पर चलते हैं। बीमा का बेटा तीसरा उपयोग ये भी है कि कब आपके बोर्ड पे या स्कूल लेवल पे बेसिकली देखो, आपका ये जो दोनों चीजें मैंने बताया है इनका उपयोग तो आपका स्कूल लेवल में भी आता है और आपका कंपटीशन लेवल में भी आता है। लेकिन जो तीसरा यूज मैं बता रहा हूं, तीसरा यूज क्या है कि आप किसी बीमा को ना, कोई भौतिक राशि दिया हुआ है, उसके मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हैं। उस मात्रक को, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए हम बीमा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो यूज है ये आपका स्कूल वाले ज्यादा पूछते हैं। ये क्या करते हैं? स्कूल वाले ज्यादा पूछते हैं। तो भैया हमें तो सब लेकर के चलना है कि कंपटीशन भी हमारा निकले और हमारा स्कूल भी तो क्लियर होना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट यूज क्या है ना। इसमें क्या है कि बीमा का उपयोग, अब इसी के आगे लिखिएगा कि बीमा का उपयोग हम करते कहां हैं। तो बीमा का उपयोग एक भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये लिख गया ना थोड़ा सा। ठीक है, हाँ। तो भैया क्या लिखा हुआ है कि बीमा का उपयोग एक भौतिक राशि के मात्रक है। जैसे मान लो एक आपको कोई भौतिक राशि दे दी गई, तो उसका मात्रक एक किसी सिस्टम में दिया होगा, या तो वह एमकेएस में दिया होगा और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? सीजीएस में कन्वर्ट करना होगा। या सीजीएस में दिया होगा, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना होगा? एमकेएस में कन्वर्ट करना होगा ना। तो यहां पर करते क्या है कि यदि आपका कोई एक मात्रक है वो एमकेएस में दिया हुआ है, एमकेएस में दिया हुआ है, तो एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं, या सीजीएस में दिया होगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एमकेएस में करेंगे। जनरली इन्हीं दोनों में करते हैं।
कभी कभी फुट पाउंड सिस्टम का भी क्वेश्चंस दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको दे नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी इसी तरीके से चेंज होंगे। अब इसमें देखो करते क्या है, आप लोगों को यदि पहला लेक्चर याद हो तो मैंने बताया था कि वहां पर n इंटू यू आपका कांस्टेंट रहता था। क्या रहता था? कांस्टेंट। n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू थी। n क्या था? न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान था। और u क्या था? मात्रक था। u क्या था? मात्रक था, यूनिट थी। ठीक है, यानी कि यदि मुझे मान लिया कि जो क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है वो n1 है और पहले वाले सिस्टम का मात्रक हमने मान लिया कि क्या क्या है? u1 है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है दूसरे में। तो भैया अब आप एक बात बताना, n1 यहां पर n2 नहीं हो जाएगा और ये आपका पहले मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्ट होकर के u2 नहीं हो जाएगा? देखो अब कैसे, ध्यान सुनना। एक जगह पे लिखा हुआ है 5 केजी, केजी को यदि मैं ग्राम में बदलूंगा, ध्यान सुनना, केजी को मैं किस में बदल रहा हूं? ग्राम में बदल रहा हूं। तो क्या मैं इसको 5000 ग्राम रखूंगा? तो यहां पर n1 क्या हो गया? 5 हो गया और u1 क्या हो गया? आपका 5 केजी हो गया। क्या ये बात समझ में आई? और इस जगह पर n2 क्या हो गया? n2 आपका हो गया है 5000 और ये कितना हो गया है आपका? u2 क्या है? दूसरा मात्रक है। तो बेसिकली ऐसे ही करते हैं। आए बात समझ में? अब देखो कि इसको करने का तरीका क्या है ना। ये तो आसान था कि इसको कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जिनको हमें प्रॉपर तरीके से उनको क्या करना होगा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उनको क्या करना होगा बेटा? कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे करते हैं ना, कौन कैसे कैसे स्टेप से हम उठाते हैं। अगला स्टेप है, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया आपको एक न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है? डाइन में कन्वर्ट करना है। एक न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है? डाइन में। अब डाइन आपका क्या है? ये बेसिकली न्यूटन आपका किसका मात्रक होता है? फोर्स का। भैया ये पता होना चाहिए कि जो मात्रक एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल रहे हो वो मात्रक किसका है, ये तो जरूर पता होना चाहिए, नहीं आप बदल नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको पता है कि सर ये जो न्यूटन है, ये जो सर न्यूटन है, ये न्यूटन किसका है? फोर्स का मात्रक है। किसका मात्रक है? फोर्स का मात्रक है, बल का मात्रक है। तो न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन किसका मात्रक है भैया? फोर्स का मात्रक है। किसका मात्रक है? फोर्स का भैया मात्रक है। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको क्या दिया हुआ है कि सर न्यूटन का, अब आपको यहां पे डायमेंशंस पता होने चाहिए। सर न्यूटन मतलब फोर्स, सर फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? सर फोर्स की डायमेंशन होती है mLT-2। यही तो होता है। बल बराबर क्या होता है? यही द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का m और त्वरण का क्या होता है? LT-2। ये लिख दिया सर। ठीक है, पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप तो यही है कि आप जिस मात्रक को, जिस पद्धति के मात्रक को बदल रहे हो, क्या आपको यह पता है कि वो मात्रक आपका किसका है? तो पहला तो यही पता होना चाहिए कि वह मात्रक आपका किस भौतिक राशि का है। फिर उसकी आपको क्या होना पड़ेगा? बीमा पता होना पड़ेगा। उसका बीमा पता होना चाहिए। तो भैया हमने बीमा लिख दिया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद करते हैं, आपको वही फार्मूले लिखना है कि N1U1 बराबर N2U2। N1U1 बराबर N2U2। सर ये क्या है? N1 आपका है पहले मात्रक में आंकिक मान, U1 क्या है? उसी राशि का मात्रक है पहले सिस्टम में। फिर उसको आपको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो दूसरे सिस्टम में मान लिया कि आंकिक मान क्या आएगा? N2 आएगा और उसका जो मात्रक आएगा दूसरे सिस्टम में वो कितना आएगा? U2 आएगा। वो क्या आएगा? U2 आएगा। तो देखो बेसिकली आपको यहां पर क्या पता होता है? आपको यहां पर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, वो आपको फाइंड आउट करनी है N2 की। N2 की वैल्यू आपको क्या करना है? फाइंड आउट करनी है। आइए बात समझ में। तो सर N2 बराबर यहां से निकालोगे तो N2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? N2 बराबर हो जाएगा, यदि ध्यान से देखोगे तो N2 बराबर हो जाएगा N1U1 अपान U2। यही तो है। ठीक है सर। सर इसका कुछ मात्रक होगा तो सर लिख लेते हैं N1U1 को। मान लिया कि ये इसमें जो मास होगा वो M1 है ना, और M1 का पावर A, L2 का पावर ना, L1 का पावर B, T1 का पावर C।
ऐसा करके कुछ है, डिवाइडेड बाई, ये पहले यूनिट में हो गया। दूसरे वाले में देखे लेते हैं, ये कितना होता है m2a L2 की पावर b और T2 की पावर c। क्या ये बात समझ में आया? देखो कुछ नहीं करना, मान लिया कि उसका मात्रक की जो बीमा होगी वो ऐसा ऐसा करके कुछ होगी। ठीक है सर, ठीक है, इतनी बात समझ में। तो क्या मैं N2 को क्या लिख सकता हूं, N2 इज इक्वल टू N1, क्या सबको मैं M1 और M2, क्योंकि मास है तो मास को अलग वाले में लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा M1 अपान M2। सर क्या दोनों की पावर सेम है? हाँ, तो पावर A लगा दिया। फिर ये क्या हो जाएगा L1 अपान L2 की पावर B, और ये क्या हो जाएगा T1 अपान T2 की पावर C। क्या ये बात समझ में आई? इतना कर सकते हो। यहां तक हम लोगों ने क्या हुआ बेटा कर लिया। अब देखो सर आपको तो ये तो पता है कि पहले वाले को किस में, अच्छा अब यहां पे देखो तो न्यूटन किस में है, MKS में होता है। न्यूटन किस में है, MKS में है। और किस में कन्वर्ट करना है, डाइन किस में होता है, CGS में होता है। किस में होता है, CGS में। तो आपको MKS से CGS में कन्वर्ट करना है, यानी जो ऊपर वाले M1 L1 T1 है ये सभी जो मात्रक रखेंगे वो किस में रखेंगे, MKS में रखेंगे, और जो नीचे जो रखेंगे वो कौन से वाले मात्रक रखेंगे, वो CGS वाले रखेंगे। क्या इतना बात समझ में आए? M2 L2 T2 ये CGS में क्या होते हैं उनको लिखेंगे। आया बात समझ? चलो ठीक है सर। तो N2 इस क्वेश्चन में सर सबकी बीमाएं आपको पता है। ये N1 कितना दिया हुआ है, N1 इस क्वेश्चन में आपका 1 दिया हुआ, बोला है ना कि 1 न्यूटन को बदलना है। किसको बदलना है, 1 न्यूटन को। तो N1 का वैल्यू कितना दे दिया, 1 दे दिया है। N1 का वैल्यू बेटा कितना दे दिया है, 1 दे दिया है। तो ये मैंने 1 लिख लिया। ठीक है सर। अब यहां से देखो तो M1 अपान M2 का पावर A लगा हुआ है, यहां पर पावर कितना, यहां पर बीमा की पावर में कितना है, फोर्स का 1 है, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। यहां पर देखेंगे तो L2 की जगह पे L की पावर कितना है, 1 है, तो यहां पर भी L1 अपान L2 मैं लिख दूंगा, और उसका भी लिखने का कोई मतलब नहीं। लेकिन यहां पर T1 अपान T2 का पावर क्या हो जाएगा, -2। क्या ये बात समझ में? अरे भैया ऊपर की ही तो बीमा, फोर्स की ही तो बीमा लिखेंगे। बीमा चाहे CGS में हो चाहे MKS में, बीमा क्या होती है, सेम होती है। बीमा क्या होती है, सेम होती है। चलो अब यहां से क्या करेंगे, ये N2 इज इक्वल टू 1, आपका M1 किस में है, MKS में। भाई जिसमें सफिक्स 1 लगा हुआ है वो किस में है, MKS में है। तो मास को MKS का मतलब किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है सर। M2 का मतलब क्या है, CGS में। CGS में किस में मापते हैं सर, ग्राम में मापते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात। सर L1 का वैल्यू क्या होता है सर, L1 ऊपर किस में मापते हैं, MKS में सर मीटर में मापते हैं। और सर L2 मतलब CGS में किस में मापते हैं सर, सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक है सर। सर समय तो सेकंड में भी मापते हैं और इसमें भी सेकंड में ही मापते हैं। ठीक है सर। सर तो सेकंड अपान सेकंड कोई मतलब नहीं है। ये वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू 1 हो गया। ये वैल्यू कितना हो गया, कट करके 1 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पे क्या करना है आपको, चाहे केजी को चाहे ग्राम में कन्वर्ट कर लो और चाहे ग्राम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर वही आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं क्या किए दे रहा हूं 1, मैं केजी को ग्राम में, तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। बट भैया किसी एक को बदल लेना है, दोनों को नहीं बदलना है। चाहे ऊपर वाले को बदल लो चाहे नीचे वाले को बदल लो। तो ये ऐसे लिख दिया, इनटू M क्या है, मीटर है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया। तो ये बेसिकली कितना आ गया बेटा, N2 इज इक्वल टू 1 इंटू, और ये कितना है 1 2 3 4 5 0, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं 10 रेज टू द पावर 5। तो N2 इज इक्वल टू हो गया 10 रेज टू द पावर 5, और आगे यूनिट क्या हो जाएगी, ये आपका डाइन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? तो ये आपका आंसर हो गया कि सर 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है सर 10 रेज टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। देख रहे हो, डाइन चुड़ैल सब आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है कि 1 जूल को किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में कन्वर्ट करना है।
1 जूल को किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में कन्वर्ट करना है। अच्छा यदि मैं जूल को देखूं तो जूल किसका मात्रक होता है, तो जूल आपका कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। जूल किसका मात्रक है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। फिर क्या करना है सर, फिर अब आप देखो तो जूल आपका एमकेएस में होता है, जूल किस में होता है, एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस से किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में जाना है, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर हुई, क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं, अब आपको पता होता है कि ये कार्य का मात्रक है, तो कार्य की बीमा क्या होगी, कार्य या ऊर्जा की बीमा, कार्य की बीमा क्या होगी मेरे दोस्त, कार्य की बीमा होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है सर, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है सर, वही सर N1 कितना दिया हुआ है, N1 आपका दिया हुआ है 1, और ठीक है ना, N1 कितना दिया हुआ है 1, N2 आपको फिर से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। N2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब आपको सर पता होता है कि सर N2 बराबर होता है N1 U1 अपान U2 के बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है U1 अपान U2 के बराबर होता है मेरे दोस्त। तो अब क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू N1 U1, अब आप क्या है किसमें, मतलब यूनिट है, मात्रक है लिखना है, यानी आप यहां पर क्या लिखोगे M1 अपान M2 का पावर A। अब पावर A की जगह पे यहां पे पावर कितना लगा हुआ है, 1, M की पावर कितना है 1, तो एक लगाने का कोई मतलब नहीं है। फिर L1 अपान L2 का पावर क्या लगा दूंगा, यहां पर पावर कितनी है 2 है, तो पावर 2 लगा दूंगा। फिर सर T1 अपान T2 का पावर क्या लगा हुआ, माइनस का 2 लगा हुआ, तो माइनस का 2 लगा दिया, ठीक है। अब आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना कि सर N2 बराबर क्या हो जाएगा N1, N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 1, पहले वाले कौन सा है, पहला क्या है MKS में, तो MKS को किस में कन्वर्ट करने हैं, MKS ये केजी हो जाएगा भाई, MKS में द्रव्यमान को किस में मापते हैं, केजी में, और CGS में द्रव्यमान को किस में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, लिख लिया। फिर इसी तरीके से लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, इधर सेंटीमीटर मापते हैं। सर टाइम ही एक ऐसा है जिसमें दोनों को किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं, दोनों की किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं। तो ये सेकंड वाला कट करके कितना हो जाएगा 1, चलो इतना बात समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद क्या कर रहे हो आप, इसके बाद क्या करोगे सर, N2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, N2 बराबर हो जाएगा 1। अब यहां पे क्या करना है, इनमें से किसी भी एक को, चाहे केजी को ग्राम में बदल लो, चाहे ग्राम को केजी में, दोनों को नहीं बदलना है, किसी एक को बदलना है, किसी एक को बदलना है। तो भाई यहां पर क्या कर दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, केजी को ही मैं बदले ले रहा हूं, तो ये 1000 ग्राम बटे ग्राम इनटू ये कितना हो जाएगा, मीटर का कितना होता है 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या इतना बात समझ में आया, तो यहां ग्राम से ग्राम मर गया और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर गया। तो N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 मिनट, ये तो 1000 होगा इनटू, और ये 100 का मल्टीप्लाई 2 बार है, स्क्वायर है ना मेरे भाई, ये क्या है स्क्वायर है, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 5 6 7, यानी N2 बराबर आपका कितना हो गया 10⁻⁷ और यहां पर क्या लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा अर्ग, ये क्या है अर्ग। क्या ये बात समझ में आया, तो ये आप ऐसे हमें कन्वर्ट करना है, ऐसे क्या करना है हमें कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है पारे का घनत्व, पारे का घनत्व कितना दिया हुआ है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। कह रहा है यदि द्रव्यमान तथा लंबाई को MKS प्रणाली में लिया जाए, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, पहले देखो ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ, यानी ये किस में दिया है CGS में दिया है, तो आपको किससे कन्वर्ट करना है, CGS से MKS में कन्वर्ट करना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई गई, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, अब क्या कह रहा है घनत्व किसको बदलना है, मात्रक, भाई ये जो मात्रक दिया हुआ है किसका,
तो किस राशि का दिया हुआ है, बोला है कि घनत्व, क्या बोला है, घनत्व का मात्रक है। तो भैया यहां पर ये घनत्व की बीमा क्या हो जाएगी, घनत्व की बीमा, घनत्व की बीमा क्या होती है, घनत्व की बीमा, घनत्व की बीमा, तो घनत्व की बीमा बेटा क्या होती है, ml-3 मास अपान वॉल्यूम ही तो होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम ही तो होता है। तो भैया कर दिया। अब ये इतना आ गया सर, यहां पर N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, N1 का वैल्यू दिया हुआ है 13.6, ठीक है। N2 आपको फाइंड आउट करना है सर, N2 कितना होगा, तो आपको पता होता है कि सर N2 इज इक्वल टू होता है N1 U1 अपान U2, ठीक है। सर U1 और U2 क्या, मास, मास है यहां पर और लेंथ है, तो मास और लेंथ बस लिखेंगे, इस बार टाइम लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे, ये N1 का वैल्यू कितना दिया, 13.6 इंटू M1 अपान M2। अब मास का पावर यहां पे कितना लगा हुआ, एक, तो पावर एक लगाने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा क्या है, लेंथ, तो L1 अपान L2 का पावर कितना है, -3, L के पावर यही है ना, तो ये लगा दिया हमने, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब यहां पर ये N2 की वैल्यू, अब आप यहां से देखो तो ये 13.6 और मास पहला किस में है, ग्राम में, देख लो सीजीएस में दिया हुआ किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो पहला वाला किस में है, ये पहला हो गया और कन्वर्ट करने वाला दूसरा हो गया, ठीक है। तो सीजीएस को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, एमकेएस में, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सीजीएस में लिखना पड़ेगा। तो सीजीएस में द्रव्यमान जब नापते हैं तो किस में होता है, ग्राम में, और नीचे वाला किस में होता है, किलोग्राम में, ठीक है। इसी तरीके से ये सेंटीमीटर में होता है, नीचे वाला किस में होता है सर, मीटर में होता है, और ये -3। क्या इतनी बात समझ में आ गई, तो क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, N2 इज इक्वल टू 13.6, ये ग्राम डिवाइडेड बाई, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं सर, 1000 होते हैं, लिख लो सर, बटे सर ये तो सेंटीमीटर रहा, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर सर, कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ये 10 के रेज़ टू द पावर -3। क्या इतना बात समझ में आया सर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर जाएगा, ग्राम से ग्राम मर जाएगा, क्या इतना बात क्लियर हुआ, चलो ठीक है सर। यानी कि सर N2 जो आपका बचेगा, N2 जो बचेगा कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू, ध्यान से देखते रहिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर, इसको मैं 10 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकता हूं ना, ठीक है सर, इंटू ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपान 10 का स्क्वायर का पावर कितना है, -3 है, पावर कितना है, -3 है। अब यहीं से देखना आप, ये कितना हो जाएगा, दिस इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, नीचे से ऊपर जाएगा तो भैया किस में हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगी, प्लस में, ठीक है सर। इसका देखते हैं सर, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, 1 अपान 10 रेज़ टू द पावर 2 का पावर -3 लिख सकता हूं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, की है, चलो ठीक है। अब आगे देखो सर, ये कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 इंटू, सर ये अभी किसका है, माइनस में, ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा किस में, पावर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये 10 रेज़ टू द पावर 2 का पावर होल पावर कितना है, 3 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। सर बेस सेम हो जाता हो तो पावर ऐड ऑन हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, 1.36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। आया बात समझ में, कितना हो जाएगा, MKS, मतलब केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ये आपका N2 हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आया, ठीक है, क्या इतना बात समझ में आया। तो ये आपका क्वेश्चन था ना, तो 3 क्वेश्चन इसके लिए बहुत है, और इन्हीं 3 में से कोई ना कोई पक्का आपके एक स्कूल वाले एग्जाम में 110% आएगा। तो भैया इनको देख करके जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब देखते हैं, अब क्या पढ़ते हैं। अब भैया अब हम पढ़ते हैं कि आपका एरर क्या होता है। अच्छा चलो, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि भैया बीमाओं के उपयोग तो पढ़ लिए,
बीमा का उपयोग किस किस जगह नहीं हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं। बीमा का उपयोग हम किस जगह पर नहीं करते हैं। तो अब अगला लिखिएगा, यहीं पर हेडिंग डाल करके लिखिएगा, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन मतलब कहां पर, या पॉस्टुलेट्स, पॉस्टुलेट्स भैया बीमा का उपयोग हम कहां कहां पे नहीं कर सकते हैं या क्यों नहीं कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। तो ध्यान से भैया, पहला कि भैया बीमा का उपयोग करके हम फार्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन वो फार्मूला वास्तविकता में उसका होता है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। देखिए ध्यान सुनिए, जैसे आपको पता है सर कि टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इक्वल टू 2π√L/G, ये आपको फार्मूला पता होता है। लेकिन यदि मैं लिख दूं T इक्वल टू 1/2π√L/G, तो भैया यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस में, डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बात बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि T इक्वल टू जो सही वाला है वो सही वाला ये है जो रेड ब्लॉक के अंदर है, ये आपका फार्मूला सही है। लेकिन अब डायमेंशन की हेल्प से आप इन दोनों में अंतर नहीं बता सकते हो, क्योंकि सर दोनों में डायमेंशन तो सेम आएगी, लेकिन फार्मूला अलग होगा। फार्मूला क्या होगा, अलग होगा। तो आप बीमा की सहायता से जो फार्मूला निकाल रहे हो वो क्या होता है, डायमेंशनली करेक्ट होता है। क्या ऐसा होता है, बीमा की दृष्टि से तो सही है, लेकिन क्या वो फार्मूला सही ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि यहां पर देखो T इज इक्वल टू 1/2π, तो आपको यदि दो फार्मूले दिए हुए हैं तो आप उनमें कौन सा फार्मूला सही है, कौन सा फार्मूला गलत है, इसमें अंतर नहीं कर सकते हो। देखो ये वाला फार्मूला गलत होता है और ये वाला फार्मूला क्या है, सही है। तो पहली चीज तो यही है कि आप बीमा का उपयोग करके यह बता सकते हो कि दिया गया फार्मूला आपका बीमी दृष्टि से सही है, बीमी दृष्टि से सही है, लेकिन क्या वास्तविकता में सही है, या ऐसा आप बता नहीं सकते हो। सर दूसरा चीज मैं बता रहा हूं, दूसरा चीज ऐसा है कि आप ये नहीं बता सकते हो, दूसरा चीज आप यह नहीं बता सकते हो कि जहां पर आपका प्लस या माइनस साइन का यूज होता है, क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिएगा, जिस भी समीकरण में, जिस भी फार्मूले में जहां पर प्लस माइनस वाले, देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले आप फार्मूले तो निकाल सकते हो, बीमा का यूज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले के बीच में जहां पर एक दूसरे में कोई फिजिकल क्वांटिटी मतलब मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है, उनके बीच में तो आप फार्मूला निकाल सकते हो। लेकिन जहां पर भी फार्मूले में बीच में प्लस आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं b बराबर u प्लस का 80, तो आप इसको बीमीय रूप से आप ये फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते हो। जहां पर भी प्लस या माइनस वाले आ जाएंगे वहां पर आप बीमा का उपयोग नहीं करोगे। तो लिख लेना कि जहां प्लस माइनस वाले चिन्ह आते हैं वहां पर इसका निगमन बीमीय विधि से नहीं कर सकते हैं। इसमें लिख लेना, इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, बट क्या सही में सही है, ऐसा क्लेम
नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा क्लेम नहीं कर सकते हो कि वो डायमेंशनली सही है या मतलब वो वैसे फार्मूला सही है कि नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर के बता दिया। नेक्स्ट है कि जहां पर भी फार्मूले में साइन थीटा और कॉस थीटा आ रहा होगा उस जगह पर भी, मतलब जहां पर त्रिकोणमिति फलन आ रहे होंगे वहां पर भी उन फार्मूलों को भी ये डिराइव नहीं कर सकता है। तो बीमा से हम क्या नहीं कर सकते हैं? तीसरा क्या है? जिस फार्मूले में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या टर्म का यूज होगा उस फार्मूला को डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा है कि इस जगह पर हम बीमाओं का उपयोग नहीं कर सकते, ऐसे जगह पर हम बीमाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? तो चलिए अब इसी के आगे नेक्स्ट अब आते हैं आज का आखिरी टॉपिक है। क्या है? कह रहा है कि आपको मापन में त्रुटि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मापन में त्रुटि पढ़ना है, ईरर पढ़ना है कि भैया ईरर क्या होती है, ईरर किसे कहते हैं। तो भैया जब प्रयोग द्वारा प्राप्त माप, जैसे मान लो आप कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? कोई क्या कर रहे हो? एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो उस जगह पर भैया उसका कुछ तो वास्तविक मान होगा कि नहीं होगा? क्या होगा कि जब आप क्या करोगे, एक कोई माप करोगे ना, किसी को मापोगे, किसी को मेजर करोगे, तो मेजर करने में आपको एक चीज पता होगी कि सर इसकी वास्तविकता वाली लेंथ इतनी है, मतलब आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल माप आपको क्या होगी? पता होगी। एक्चुअल माप क्या होगी? पता होगी। और फिर जो आप खुद से जाकर के माप रहे हो, किसी उपकरण की सहायता से जाकर के उसकी लंबाई मापते हो, तो उस लंबाई में और जो वास्तविक माप है, वास्तविक माप में और आपकी मापी गई माप में, प्रायोगिक माप में जो अंतर होगा सर, उसी को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि जब प्रयोग द्वारा प्राप्त माप वास्तविक माप से भिन्न होती है। वास्तविक माप से कैसा होगा? भिन्न होगा। आपने जैसे मान लिया कि इस छड़ की लंबाई आपको मेजर करना है, ये आपको रॉड दिया हुआ, मान लिया कि ये इसका वास्तविक माप कितना है? इसका वास्तविक माप दे रहा है 10 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है? 10 सेंटीमीटर। यह आपको आया, ठीक है। और आपने इसको स्केल की सहायता से, जो आपके पास स्केल होती है, उस स्केल की सहायता से आपने इसको मेजर करना शुरू किया। तो जब आपने इसको मापा तो आपने मापा कि सर ये 9.8 सेंटीमीटर है। कितना है? 9.8 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली ये आपका वास्तविक वैल्यू है, रियल वैल्यू है। रियल में वो इतनी है, रियल वैल्यू है। और आपकी ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या इसी को कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। इसी को क्या कहते हैं? मेजर्ड वैल्यू। आपने क्या मेजर किया है? तो वास्तविक माप और मापी गई माप में जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं? मापन में ईरर। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? ईरर कहते हैं। वास्तविक माप, यानी कि आप क्या लिख सकते हो सर? आप लिख सकते हो कि सर त्रुटि बराबर ईरर बराबर जो होता है, ईरर बराबर क्या होता है? ईरर बराबर सर होता है आपका रियल वैल्यू माइनस का मेजर्ड वैल्यू। ये आपका होता है ईरर इज इक्वल टू। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? चलिए अब देखते हैं कि देखो, तो अब आपको पता होना चाहिए कि सर जो ईरर होती है ना, वो कितने टाइप की होती है सर? 3 टाइप की होती है। ईरर कितने टाइप की होती है सर? ईरर आपकी 3 प्रकार की होती है। ईरर कितने प्रकार की हो? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है सर?
एक होती है सर सिस्टमैटिक एरर, एक क्या होती है सिस्टमैटिक एरर, एक क्या होती है सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध एरर। भैया ये वाली जो एरर है ना, इस वाली एरर में आपको कारण पता होता है। क्या बोला मैं, इस वाले में आपको कारण पता होता है कि भैया ये जो त्रुटि है वो क्यों आ रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बता दूं, आप जैसे मान लो किसी दुकान पे गए ना, सब्जी खरीदने गए हो मान लो ना, तो आप देखते होगे कि जो वो जिसमें सब्जी लेकर के तौलते हैं ना, तो एक तसला रखे रहते हैं, उस तसले का कुछ तो वजन होता है, उस तसले का कुछ वजन होता है, और वो लोग क्या करते हैं उतना बढ़ा करके तौलते हैं। यदि मान लो आपको कोई 2.5 किलो की चीज लेना है, कितने की लेना है, मान लो आपको 2.5 किलो की कोई चीज लेना है, मान लो आपको क्या लेना है, कोई 2.5 किलो की चीज लेना है, तो इस 2.5 किलो की चीज के लिए आप क्या करते हो, यहां पर जैसे मान लो आपको 2.5 किलो की चीज लेना है, ठीक है, और उस तसले का जो वजन है कितना है, मान लो कि आपका 500 ग्राम है, कितना है 500 ग्राम है, तो आपको इस तसले में आलू आलू डाल करके जो देंगे, इसका जो वजन करेंगे, तो वो वेइंग मशीन आपका कितना दिखाएगी, वो आपका वजन दिखाएगी 3 kg, कितना दिखाएगी 3 kg, और वो आपको तुरंत दे देते हैं कि लो भैया इतना डाल लो, तो आपको लगेगा कि ये मुझे ज्यादा क्यों दे रहा है, जबकि आपने कितना मांगा था 2.5 किलो। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि ये जो मैं पूरा माप रहा हूं ना, इसमें 500 ग्राम इस तसले का भी वजन है, ये टोटल आलू नहीं है, आपने आलू मांगा है 2.5 किलो, इसका मतलब उसको पता है कि मैं 2.5 किलो की जगह पे 3 किलो माप रहा हूं, 2.5 की जगह पे 3 किलो माप रहा हूं, गलती कर रहा हूं। लेकिन इस गलती का कारण क्या है, इस गलती का कारण है कि भैया वो तसले का भी वजन हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, उस तसले का वजन भी हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। इसका मतलब वो 3 किलो तौल देगा तो तसले का वजन हट जाएगा, तो आपका क्या मत जाएगा 2.5 किलो। यानी ये जो आपका सिस्टमैटिक एरर होता है भैया, जो आपका सिस्टमैटिक एरर होता है, इसका कारण आपको पता होता है कि ये क्यों हो रहा है, तो इसका कारण आपको क्या होता है पता होता है। जैसे मान लो कोई एक आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट में आपको जो टेम्परेचर चाहिए, आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो होना चाहिए 15, वो कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या पड़ रही है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, हमारे यहाँ पे क्या होता है गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो उस एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म कर रहे हो मान लो 40 डिग्री पे, कितने पे कर रहे हो 40 डिग्री पे, होना कितना चाहिए था 15 डिग्री, तो भैया 40 डिग्री पे मेजर कर रहे हो, तो भैया कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा ना, ना तो उसका कारण आपको पता होगा, आपको पता है कि सर ये एरर क्यों आ रही है, तो आप बोल दोगे कि सर ये मतलब इसका क्या कारण हो सकता है, तो आप कह दोगे सर एक गर्मी कारण हो सकता है, क्योंकि सर ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था कब करना था, जब इसका टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना हो 15 डिग्री सेल्सियस हो, और अभी कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, तो आपको यह पता होगा कि भैया इसका कारण क्या है, आपने कह दिया कि सर टेम्परेचर ज्यादा है। दूसरा, यदि आप क्या करो एक कोई ऐसा ना, तो इसके कारण क्या है क्रमबद्ध सूचियां, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपके दो टाइप के होते हैं, पहला और दूसरा। एक होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है उपकरण, तो भैया उपकरण में त्रुटि, उपकरण में त्रुटि, जैसे मान लो किसी जगह पर आप जाते हो ना, कुछ माप रहे हो, तो उसमें पहले से कुछ रीडिंग आ रही है ना, कभी कभी कोई आपने जिसमें हम तौलते हैं वजन करते हैं उसमें लिखा होता है ना, कभी कभी कुछ पहले से ही रीडिंग आ रही होती है कि वो 100 ग्राम लिखा है ना, 50 ग्राम लिखा है, तो उसमें क्या करेंगे वो उतना ही अधिक, जैसे मान लो आपने 1 किलो मांगा तो वो कितना ऐड करके देगा 1050, अरे वो 1050 क्यों दे रहा है, 1050 ग्राम क्यों दे रहा है, क्योंकि उसका मतलब क्या है, वो उसे पता है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, मेरा इंस्ट्रूमेंट गलत है, इंस्ट्रूमेंट में एरर है, तो ये वाली एरर क्या कहलाती है, इंस्ट्रूमेंट एरर। दूसरा क्या होता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंट एरर का मतलब यही कि भैया टेम्परेचर ना, टेम्परेचर कुछ ऐसा हो रहा है, टेम्परेचर के कारण ना, टेम्परेचर किसी जगह पे ज्यादा है, किसी जगह पे टेम्परेचर क्या है कम है, तो उस जगह पे भी थोड़ा सा मापने में त्रुटियां होंगी। तो देखो सिस्टमैटिक एरर किसे कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर वही एरर होती हैं जिसमें हमें उनके कारण पता होते हैं, त्रुटि क्यों हो रही है, यहां पर हमें क्या होता है इनका कारण पता हो। सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या होता है, यहां पर हमें कारण यानी कि वजह, त्रुटि की वजह
पता होती है। त्रुटि की वजह क्या होती है मेरे दोस्त? पता होती है। रैंडम एरर में, अब आते हैं रैंडम एरर पे। रैंडम एरर पे भैया हमें नहीं पता चलता कि त्रुटि हो तो रही है, लेकिन त्रुटि का कारण क्या है ये हमें पता नहीं चलता। देखो, आपका सिस्टमैटिक एरर को आप घटा सकते हो, सिस्टमैटिक एरर को आप जीरो कर सकते हो, सिस्टमैटिक एरर को आप क्या कर सकते हो? जीरो कर सकते हो, लेकिन रैंडम एरर कभी भी हटा नहीं सकते। रैंडम एरर को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, रैंडम एरर को आप कम कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुन लो। सिस्टमैटिक एरर को आप पूरी तरीके से हटा सकते हो, सिस्टमैटिक एरर को आप पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो, लेकिन रैंडम एरर को आप कभी भी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, कंप्लीटली उसे हटा नहीं सकते। रैंडम एरर कांट बी जीरो, रैंडम एरर जीरो हो ही नहीं सकती। सर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इस एरर का, रैंडम एरर का हमें कारण ही पता नहीं होता। जब आपको कारण ही पता नहीं होगा तो भैया आप उसका सॉल्यूशंस क्या करोगे? आई बात समझ में? तो रैंडम एरर का कारण हमें पता नहीं होता, रैंडम एरर का कारण आपको पता नहीं होता है, और आप इसको कभी भी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। यानी कि सर क्या कर सकते हो? इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मिनिमाइज कर सकते हो, कम से कम कर सकते हो। तो भैया सर कम से कम कैसे करेंगे? आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस एक्सपेरिमेंट की कई सारी रीडिंग ले लो, बहुत सारी रीडिंग ले लो, और फिर उन रीडिंग का मीन ले लो। जो भी रीडिंग्स आई हैं उन रीडिंग का मीन ले लो, एवरेज वैल्यू ले लो, एवरेज निकाल लो, औसत निकाल लो। तो वह तब आपका क्या होगा कि रैंडम एरर क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी, लेकिन एलिमिनेट फिर भी नहीं होगी, एलिमिनेट फिर भी नहीं होगी। क्या ये रैंडम बार एरर वाली बात समझ में आई? तो रैंडम एरर में क्या होता है कि आपको इसका कारण पता नहीं होता है। यदि ये लिख गया हो तो ऊपर का कुछ चीज मैं हटाना चाहता हूं ना, चलो मैं इसको हटा देता। क्या बोला मैं? रैंडम एरर आपकी एलिमिनेट नहीं हो सकती, रैंडम एरर क्या, रैंडम एरर कांट बी कंप्लीटली एलिमिनेट। रैंडम एरर को आप कभी भी कंप्लीटली हटा नहीं सकते हो, रैंडम एरर को आप कभी भी कंप्लीटली हटा नहीं सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर, आप क्या करोगे सर? इसका मतलब यदि आपको रैंडम एरर को कम करना है, रैंडम एरर को आपको क्या करना है? कम करना है, तो आपको क्या करना है? बार बार रीडिंग लेनी पड़ेगी, रीडिंग कई बार लेनी पड़ेगी, रीडिंग कई बार लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और फिर उसका औसत निकालेंगे। क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी रैंडम एरर की। अब आते हैं आपका पर्सनल एरर या ग्रॉस एरर। पर्सनल एरर का मतलब क्या है? पर्सनल एरर का मतलब है कि भैया आपने 2 गुणे 2 बराबर 5 लिख दिया, ऐसा होता तो नहीं है ना, तो आपने क्या लिख दिया? 2 गुणे 2 बराबर 5। तो भैया ये फुल्ली, ये आप पर निर्भर करता है, आप जितना बिल्कुल फुल मूड के साथ, अच्छे माइंड के साथ, शांत मन से यदि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपके एक्सपेरिमेंट पर कोई भी त्रुटियां नहीं आएंगी। कोई भी त्रुटियां का मतलब रैंडम एरर तो रहेगी, रैंडम एरर तो रहेगी, लेकिन आप जो गलती कर रहे हो कि सर 2 गुणे 2, मान लो कहीं पे रीडिंग लिखना है ना, रीडिंग लिखना है कि कहीं पर ना, किसी की आपने रीडिंग पढ़ा, रीडिंग आया 2.36 और आपने लिख दिया 2.63। क्या किया सर? इधर का उधर ही तो कर दियो। अरे भैया यही तो खेला है, यही तो खेला है। तो आप जो गलती करते हो, जो आप पर्सनली गलती कर रहे हो, जो आपकी गलती की वजह से हो रही है, उसको हम कहते हैं
पर्सनल एरर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पर्सनल एरर कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं ना। नोट डाउन कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि सर ये जो एरर होती है, ये एरर क्या है? ये जो एरर होती हैं, ये एरर कौन कौन सी हैं, क्या क्या एरर होती हैं, तो इनको देखे लेते हैं। ठीक है ना। यहां से बेटा ध्यान से सुनना। एरर से आपके कंपटीशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कंपटीशन पर क्या होते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत हल्के हल्के क्वेश्चंस होते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से उड़ा दोगे, नहीं तो फिर बैठे रहोगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर करते क्या है ना, क्या लिखा हुआ कि एवरेज वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू क्या है, या माध्यमान क्या है। तो अब ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर रहा हूं ना, मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ चीजें मैं कर रहा हूं। थोड़ा सा मान के चलिए कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने क्या किया बेटा? एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, और उस एक्सपेरिमेंट की कुछ रीडिंग आई है, और वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता दे रहा हूं कि चलो ठीक है, मैंने क्या किया, एक मैंने आपका क्या किया है, एक मैंने आपका पेंडुलम लिया है, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। क्या लिया है मेरे भाई? एक मैंने आपका क्या लिया है? सरल लोलक लिया है। क्या लिया है? सरल लोलक लिया है, और उसका आवर्तकाल, उसका आवर्तकाल निकाल रहा हूं मैं। क्या निकाल रहा हूं? आवर्तकाल, टाइम पीरियड। क्या निकाल रहा हूं? टाइम पीरियड निकाल रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मान लो मैंने 5 बार रीडिंग लिया। कितनी बार रीडिंग लिया? जब मैंने पहली बार रीडिंग लिया तो पहली बार में सर मान लो कि रीडिंग आ रही है 1.8 सेकेंड। कितना आ रही है? 1.8 सेकेंड आ रही है। सर दूसरी बार मैंने रीडिंग लिया, उस समय पे रीडिंग आई कितना? 1.9 सेकेंड। कितना आई? 1.9 सेकेंड। मान लो तीसरी बार पे आपने रीडिंग लिया तो ये आया 2 सेकेंड। कितना आया? 2 सेकेंड आया। आप मान लो चौथी बार रीडिंग कर रहे हो तो ये आया 2.1 सेकेंड आया ना। पांचवी बार आपने रीडिंग लिया तो ये आया कितना आया? 2.2 सेकेंड। अरे सर हर बार रीडिंग अलग अलग आ रही है, हर बार रीडिंग क्या हो रही है? अलग अलग आ रही है। मैं कौन सी रीडिंग बता दूं? तो अब बेटा आप क्या करोगे, क्योंकि आपने बहुत बार ना, अभी आप 5 बार लियो, 6 बार ले लो, 7 बार ले लो, कितनी बार ले लो, अभी मैंने 5 बार ले लिया। ठीक है, बात समझना। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, हमें तो भैया इसका एक वैल्यू बताना है, इसका क्या करना है? एक वैल्यू बताना है। तो आप क्या करोगे, इन सब को क्या करोगे, इन सब का औसत ले लोगे, इन सब का क्या करोगे? एवरेज निकाल लोगे। इन सब का क्या करोगे? मीन निकाल लोगे, एवरेज निकाल लोगे, और उस वैल्यू को हम क्या कह देंगे कि ये आपका क्या है? एवरेज वैल्यू। नहीं आए बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं? आप क्या करोगे, इन सब वैल्यू का क्या कर लोगे? एवरेज ले लोगे। क्या ले लोगे भैया? एवरेज ले लोगे। क्या ले लोगे? एवरेज ले लोगे। तो यहां पर आपका यदि मैं मीन वैल्यू निकालूं तो ये कितना हो जाएगा? ये मीन है ना, तो मीन को मैं डेल्टा टी से, टी के ऊपर बार, अच्छा टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है, टाइम पीरियड का निकाल रहा हूं तो टी बार। कहीं पर यदि मैं बार लगा दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, यहां पर मैं मीन या एवरेज निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? एवरेज निकाल रहा हूं। अब टी बार बराबर कितना हो जाएगा? जो ऐड कर लो 1.8 प्लस का 1.9 प्लस का 2.0 प्लस का 2.1 प्लस का 2.2 डिवाइडेड बाई 5। 5 बार है, 5 बार डिवाइड कर दिया। अब यहां से कितना हो जाएगा? ये बेटा आपका आ जाएगा कितना? ये 1.8 और प्लस का 2.2, ये कितना हो गया? 2 1 3 4 हो गया, और ये भी 4 4 8 2 10, तो 10/5, यानी आपका सर टी मीन जो आया है, जो मीन वैल्यू आया है सर, कितना आया है? 2 सेकेंड आया है। मीन कितना आया है? 2 सेकेंड। अब ध्यान से सुनना, ये मीन वैल्यू सब कोई निकाल लेता है, मीन वैल्यू में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अब देखना, अब क्या है? एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं? ध्यान से, मेन खेला तो यहीं पर है। एब्सोल्यूट एरर क्या है? अब ध्यान सुनना, एब्सोल्यूट एरर यहां पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? किसी भौतिक राशि के वास्तविक माध्यमान, मतलब आपने क्या निकाल लिया? उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लिया, तथा प्रेक्षक द्वारा मापित मान के अंतर को, मतलब सर क्या कह रहे हो? इसका मतलब है कि आपने जो वैल्यू निकाली है, आपने क्या किया? उसका मीन निकाल लिया, उसके मीन में जो रीडिंग निकाल रहे थे
उस रीडिंग का कितना अंतर है। अब ध्यान सुनना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ध्यान सुनना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि गलती तो हो रही है सर, गलती तो हो रही है, गलती हो रही है। कह रहा है कि आप कितना रीडिंग में कितना गलती कर रहे हो, रीडिंग में कितना गलती कर रहे हो आप मीन के रिस्पेक्ट में, एवरेज वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो लिख लो, रीडिंग में कितना गलती कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, औसत मान के सापेक्ष, औसत मान के रिस्पेक्ट में। ठीक है, गलती तो कर रहे हो, लेकिन कितनी गलती कर रहे हो आप, रीडिंग में कितना गलती कर रहे हो, रीडिंग लेने में कितना गलती कर रहे हो और किसके सापेक्ष कर रहे हो भैया। ये आप माध्य वैल्यू को यदि ध्यान में रखते हुए यदि आप अपने रीडिंग में अंतर निकालो तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर। और यदि मैं एब्सोल्यूट एरर को निकालूं तो यहां पर ध्यान सुनना, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T1, मतलब कितना अंतर है पहली बार रीडिंग में। तो पहली बार आपने रीडिंग कितना लिया है 1.8 और सर अंतर कितना है सर, मीन वैल्यू का कितना है सर 2 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, माइनस का 0.2 सेकेंड, यही तो आएगा। ठीक है सर, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। दूसरा कितना मापे हो आप 1.9 सेकेंड, और कितने का मीन में कितने का अंतर है 2 मापे हो, तो ये कितना आ जाएगा सर, माइनस का 0.1 सेकेंड। ठीक है सर, ये 2, ये T3 कितना आ रहा है सर, कितना मापे हो 2 मापे हो सर, और कितने में 2 में, तो ये सर 0 आ रहा है। T4 कितना आ रहा है सर, ये 2.1 में से 2 को घटा रहे हो सर, ये कितना आ रहा है 0.1 सेकेंड, ये प्लस के आएंगे भैया। T4 T5, ये T5 कितना दिया है 2.2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। सर यहां पर सर एक में माइनस में वैल्यू आ रही है सर, प्लस में आ रही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। माइनस माइनस वाली वैल्यू यह बता रही है कि आपने जो रीडिंग लिया है वो मीन वैल्यू से कम है। तो सर प्लस वाला क्या बता रहा है, प्लस वाला बता रहा है कि जो आपने रीडिंग लिया है वो मीन वैल्यू से ज्यादा है, माध्य मान से ज्यादा है। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा ना, क्या लिखे दे रहा हूं, प्लस बता रहा है कि रीडिंग मीन वैल्यू से अधिक है, अधिक है। और सर माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि रीडिंग मीन वैल्यू से कम है। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही है, ये इसके बारे में बातें हो रही है, यहां के बारे में। आए बात समझ में, क्या इतनी बात समझ में आई, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं सर कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है। तो भैया एब्सोल्यूट एरर जो निकाले इनका क्या निकाल लो, इनका क्या निकाल लो, माध्य निकाल लो, इनका क्या निकाल लो, माध्य निकाल लो। अब ध्यान से सुनना,
सर इनका मैं माध्य निकालूंगा, सर ये माइनस माइनस वाले हैं, ये प्लस प्लस वाले हैं, जीरो हो जाएंगे। इनका भैया गलती का करना है, गलती का भैया, कम करो या ज्यादा करो, गलती हमेशा जुड़ेगी। मतलब क्या होगा, हमेशा मॉड लगा देंगे। तो सर ये जो हमने निकाला ना निरपेक्ष एरर, इनका हमें क्या ले लेना है, मीन निकाल लेना है। तो डेल्टा टी का बार, बार क्या बताता है, बार क्या बता रहा है, मीन लेना है। और डेल्टा टी क्या बता रहा है, एब्सोल्यूट एरर बता रहा है। तो ये हो जाएगा डेल्टा T1 मॉड के साथ प्लस का डेल्टा T2 मॉड के साथ प्लस का डेल्टा T3 मॉड के साथ प्लस डेल्टा T4 मॉड के साथ प्लस डेल्टा T5 मॉड के साथ डिवाइडेड बाई कितनी बार है, 5 बार। क्या इतना बात समझ में आए? तो अब यहां से डेल्टा टी का बार कितना हो जाएगा सर, मॉड लगाने का क्या मतलब सर, जो वैल्यू प्लस में है वो प्लस में रहेगी, जो वैल्यू माइनस में है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी वैल्यू आपकी किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है सर, तो ये पहला वाला किस में है, माइनस में है, तो ये भी किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस का 0.1 प्लस का 0 प्लस का 0.1 प्लस का 0.2 डिवाइडेड बाई 5, 2 2 4 2 6, 0.6 कितना हुआ, 0.6 डिवाइडेड 5 और ये आपका कितना आ गया, 0.12 सेकेंड, 0.12 सेकेंड आ गया, 0.12 सेकेंड। क्या इतनी बात क्लियर हुई, क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलो तो भैया इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं ना, इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, अब ध्यान सुनना। आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो उस जगह पर, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसकी कुछ वैल्यू निकालते हो, उसकी जो रीडिंग आप लिख करके देते हो, उसकी जो आप रीडिंग लिख करके देते हो, यानी कि जो आप रिपोर्ट सबमिट करते हो, जो आप रिपोर्ट सबमिट करते हो उसमें लिखते हो, उसमें लिखते हो एक्स का बार प्लस डेल्टा एक्स बार। अरे सर ये क्या है, ये क्या है, रिपोर्ट जब आप दोगे तो रिपोर्ट में क्या लिखा होता है, एक्स बार, मतलब आपको क्या लिखना है, मीन वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है, मीन वैल्यू लिखना है। और डेल्टा एक्स बार का मतलब क्या है, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर लिखना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसको क्या लिखना है, मीन एब्सोल्यूट एरर लिखना है। क्या ये बात क्लियर हुई? चलिए, तो यानी कि यदि आप टाइम पीरियड वाला लिख रहे होगे, यदि आप टाइम पीरियड वाला रिपोर्ट दोगे तो उस जगह पर रिपोर्ट आप क्या लिख करके दोगे, रिपोर्ट इज इक्वल टू ये दोगे टी बार प्लस का डेल्टा टी बार। तो ये बेसिकली अभी आपने जो निकाला था तो कितना आया था, 2 प्लस का कितना 0.12 आया बात समझ में। और यहां पर प्लस माइनस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, मतलब इससे मीन से ज्यादा भी हो सकता है, मीन से थोड़ा कम भी हो सकता है। तो ये आप दोगे। तो अब देखो किसी किसी क्वेश्चंस में कहेगा कि किसी को हमने मापा और उसका रिपोर्ट ऐसा है, उसकी वैल्यू कितनी आई है, रीडिंग। तो रीडिंग देख करके ही भी आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या दिया हुआ है। तो 2 क्या है, आपका मीन वैल्यू है, और 0.12 क्या है, 0.12 है मीन एब्सोल्यूट एरर है। 0.12 क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। अब देखो फ्रैक्शनल एरर क्या है, फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शनल एरर क्या है, ध्यान सुन लेना। फ्रैक्शनल एरर है कि आप कितना गलती कर रहे हो, कितना गलती कर रहे हो और कितने में कर रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूं, कितना गलती कर रहे हो और कितने में कर रहे हो, में कर रहे हो, कर रहे हैं। ठीक है, ये बराबर होता है, ये क्या कितना हो जाएगा, डेल्टा टी बार डिवाइडेड बाई टी बार। ये आपका होता है फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर। ये क्या होता है, रिलेटिव एरर। क्या इतना बात समझ में आई? आप डेल्टा टी बार की गलती कर रहे हो, कितनी कर रहे हो, डेल्टा टी बार की गलती कर रहे हो, कितने में कर रहे हो, टी बार में कर रहे हो। मतलब कि आपका यदि मैं रिलेटिव एरर की बात करूं तो कितना कर रहे हो, 0.12 की गलती कर रहे हो, कितने में कर रहे हो, 2 में।
ये है, आया बात समझ में? ये है, ये क्या कहलाता है आपका फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कहलाता है। अब आते हैं आपका परसेंटेज एरर क्या है, प्रतिशत त्रुटि। तो भैया प्रतिशत त्रुटि का मतलब क्या है, प्रतिशत, प्रति का मतलब प्रत्येक, असत का मतलब 100 में। तो जो आप गलती कर रहे हो वो कितने कितने में कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात बता दो ना, आप 100 में कितनी गलती कर रहे हो ये पूछ रहे हो। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 में कितनी गलती, प्रत्येक 100 में कितनी गलती, मतलब 100 के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो यहां पर क्या करूंगा, इस आपका फ्रैक्शनल एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आपका परसेंटेज एरर बन जाएगा। 100 का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका परसेंटेज एरर बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा टी बार इंटू टी का बार इंटू 100। आया बात समझ में? तो ये आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा, ये परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। आया बात समझ में? और इस केस में मैं यदि मैं निकालूं कि परसेंटेज एरर करना है तो परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.12 डिवाइडेड बाई, और टी कितना है 2 इंटू 100, तो ये कितना 50, ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 600, मतलब 600 कितने अंक बाद दशमलव लगाना, 2 अंक बाद। तो ये भैया 6% की, कितने परसेंट की एरर कर रहे हो, 6% की एरर हुई है। तो भैया हाँ इतना हम मान सकते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान से सुन लेना, ये जब भी आपका एरर होगा ना, तो यदि एरर, अभी हम आगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे ना, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये बेसिकली अगले लेक्चर पे करेंगे ना, आज के लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना कि भैया यदि आपने एरर 6-7% तक की है तो वो आपका मतलब थोड़ा सा माना जाएगा कि हाँ ठीक है ना। बेसिकली क्या है कि टीचर को यदि आपकी शक्ल पसंद आ जाएगी ना, जो कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं होगी, मुझे पहले से पता है ना, तो वो क्या करेगा, वो आपका 8% जैसे ही देखेगा ना कि आपने एरर कर दिया 8%, 9%, आपको लात मार के भगा देगा ना कि दोबारा करके लाओ। और यदि किसी की शक्ल पसंद आ जाएगी तो उसको 10% एरर के साथ भी रख लेगा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं ना। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि भैया आपका जो एरर चल सकता है, जो आपका एरर चल सकता है मेजरमेंट पे, वो 6 से 7% तक ही हम कंसीडर करते हैं। इसके बाद वाली एरर हम कंसीडर नहीं करते हैं। इसका मतलब हम उसको गलती नहीं मानते, उसको त्रुटि नहीं मानते हैं, आपने ब्लंडर किया हुआ है। ब्लंडर मतलब क्या होता है, ऐसी गलती जिसकी कोई माफी नहीं होती है। आया बात समझ में? तो चलिए ये था आपका एरर से रिलेटेड ना। फिर अब हम क्या करेंगे, कल प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आया बात समझ में? और एक चीज आप एक काम करिएगा भाई, यदि आपको ये लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और हर एक सेशन को लाइक भी करना है, ताकि हमें पता चलता रहे कि क्या क्या चीजें आपके आसपास तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंच पा रही हैं, ठीक है। और जो भी आपको क्वेरी हो या आप कोई हमें सजेशंस देना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर के जरूर कीजिएगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।